मैं दिल्ली वाला हूँ तो हिंदी में बात करूँगा। थोड़ी मेरी हिंदी थोड़ी सी तेज होगी और थोड़ी सी जो हमारी हिंदी दिल्ली की जो भाषा है, और मैं पत्रकार रह चुका हूँ तो ज़्यादा भाषा मेरी सुंदर नहीं है। देखिए मैं आपके सामने बहुत डाटा थ्रू करने वाला हूँ ऑडियो वीडियो के हिसाब से, तो बहुत तो विश्वजीत बाबू का बहुत मैं शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 22 साल से ये काम कर रहा हूँ नेताजी की डेथ हिस्ट्री और नेताजी को लेकर के, और आज तक मेरा कभी उड़ीसा का नहीं हुआ। पहली बार मैं आया हूँ तो बहुत खुशी आपके बीच में आकर के जहाज से उतर के सीधा पहले हम नेताजी जन्म स्थान पे जाकर दर्शन किए, उसके बाद में जाके मैं होटल में जाके पानी पिया, तो बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आकर के। अभी वक्ताओं ने मुझसे पहले नेताजी की बताने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, आप सबको पता नेताजी कौन थे। मेरा जो डिस्कशन जो टॉपिक आज लेक्चर का वो नेताजी की डेथ हिस्ट्री के ऊपर है, तो मैं आपको उनकी लाइफ एंड टाइम्स के बारे में कुछ बताऊंगा नहीं। हाँ, लेकिन शुरुआत में हम लोग एक छोटा सा एक वीडियो 5 मिनट का देखेंगे। ये सिर्फ आपको आपकी मेमोरी को याद दिलाने के लिए कि सुभाष बोस नेताजी कौन थे। आपको पता है कि नेताजी की लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब उनको कांग्रेस से निकाल दिया गया। उसके बाद में वो देश के बाहर गए। आपको मालूम है यहाँ से बड़ा खतरा मोल लेकर के वो जर्मनी जाते हैं, हिटलर से मिलते हैं, और वहाँ से ही उनको भेजा जाता है जापान में, साउथ ईस्ट एशिया में। और यहाँ पे आकर के उन्होंने जो अलादीन फौज खड़ी की, उसने फिर देश में जो कुछ हुआ। उसके बाद में उनके मरने की बात बोली जाती थी, विमान दुर्घटना में सुभाष बोस मारे गए, और उसके बाद में उनकी डेथ को लेके कंट्रोवर्सी है। उसमें एक पूर्व प्रधानमंत्री का बयान आपको सुनाऊंगा। तो एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो यहाँ पे होगा जिसमें नेताजी की लाइफ को हल्का सा के बहुत अच्छे क्लिपिंग्स हैं वो दिखाएंगे। एक गाना है इसमें बजेगा, एक फिल्म आई थी गुमनामी, अगर आपने नहीं देखी तो बंगला फिल्म है, और उसमें सोनू निगम ने गाना गाया था, जो हमारे बहुत मशहूर सिंगर है बॉलीवुड के। तो एक नेताजी जब 1943 में सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया पहुंचते हैं तो उनके लिए गाना लिखा गया था, सुभाष जी सुभाष जी। तो ये सन 43 के गाने को सोनू निगम ने और आजकल के हिसाब से बहुत अच्छा गाया है। तो बैकग्राउंड में वो गाना बजेगा, बीच में एक फिल्म का सीन आएगा जिसमें नेताजी की डेथ कैसे हुई वो दिखाया जाएगा,
और ये गाना थोड़ा सा सैडनेस है उसमें, थोड़ा सा, क्योंकि ये फिल्म नेताजी के मरने के बारे में है, तो उस पुराने गाने को थोड़ा चेंज करके हल्का सा सैडनेस की टेस्ट के साथ में गाया जाए। तो पहले आप ये गाना देखिए, उसके बाद में फिर मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। आपके हाथ है क्या? और आपके में आई भूख क्या तकलीफें जी बते कोई नहीं कह सकता है। जिन लोग सिस्टम में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा, कोई बात नहीं है। हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी। हिंदुस्तान होगा। जब जब प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जय हिंद का जय घोष पुनरुच्चारित करेंगे, जब जब करोड़ों कंठों से जय घोष मंत्र बनकर, नारा बनकर गूंजेगा, तब तब नेताजी को हम अपने आस पास यहीं कहीं पाएंगे। नेताजी हमसे दूर नहीं जा सकते, नेताजी हमारे हृदयों में बैठे हैं। अश्वत्थामा की तरह से नेताजी चिरजीवी है। अभी नारा लगाने का टाइम था नहीं कि जब वो कह रहे हैं कि अश्वत्थामा की तरह से चिरजीवी है। अगर आप में से कोई अटल बिहारी वाजपेयी को जानता है तो वो बहुत बड़े पोएट थे, अगर वो कोई शब्द बोलते थे उसका मतलब होता है। तो अश्वत्थामा की तरह चिरजीवी का मतलब क्या है? अश्वत्थामा कौन थे? अश्वत्थामा ने महाभारत में ब्रह्मास्त्र चला दिया था, इसलिए उनको श्राप मिला था कि आप मरेंगे नहीं, जीवित रहेंगे। ये उनका आशय था। आज हमारे बात करने का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड हम आपको पता है कि हमारे देश का 75वां साल है आजाद हुए और नेताजी का 125th है। एक ऐसा संयोग है कि जब भी देश की ऐसी एनिवर्सरी आएगी, आज से 25 साल पहले हमारे देश की 50 साल पूरे हुए थे आजाद हुए और नेताजी का सेंचुरी था। तो जब भी ये मौका आएगा 25 साल में, लेकिन एक बात ये कि 25 साल पहले क्या हुआ आप में ज्यादा लोगों को नहीं मालूम था और 25 साल बाद क्या होगा हमको नहीं मालूम। तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे साल में आज ये इस चीज को विटनेस कर रहे हैं कि देश का 75th ईयर ऑफ हमारा इंडिपेंडेंस है और नेताजी की 125th बर्थ एनिवर्सरी है। मेरा टॉपिक जो अभी है वो सुभाष बोस की डेथ हिस्ट्री है, तो मैं आपको नेताजी की लाइफ एंड डेथ से लेकर जाऊंगा। पिछले आप में से ये खासकर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उन्होंने बड़े हैं मुझसे, कि पिछले 10-20 साल में बहुत सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है, बहुत से डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई हमने करवाए हैं, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपकी विदेशों में डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत जगहों पे। और आपका जो जमाना है वो बहुत बदला हुआ है पिछले जमाने के मुकाबले में, कि आज खुल करके बात लोग करते हैं। पहले के जमाने में आपके पास मोबाइल फोन नहीं था, कुछ नहीं था, ट्विटर, सोशल मीडिया कुछ नहीं था। तो पहले के और अभी के जमाने में जमीन आसमान का फर्क। आप खुल के जैसा संवाद आजकल होता है, ये संवाद होना पॉसिबल नहीं था आज से 10-20 साल पहले। तो 10-20 साल से जो इतना इंफॉर्मेशन निकल के आया है वो बहुत क्लियर है। सिर्फ टाइम चाहिए होता है समझने के लिए कि ये कहानी क्या है। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि साहब नेताजी की डेथ को लेके कोई मिस्ट्री है, कोई को डेथ को लेके प्रॉब्लम्स हैं। आज इस सवाल का क्लियर कट जवाब हमारे पास में है, बशर्ते एक आदमी बैठ के 2 घंटे पूरा चीज सुनने को राजी हो जाए। लेकिन अगर सुनने का टाइम नहीं है तो आपको कोई समझ नहीं आएगा। अब वो क्या रहा है कि अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि साहब सुभाष बोस नेताजी को हुआ क्या था, कैसे उनकी डेथ हुई थी, तो 3 आपके पास में ऑप्शन आज टेबल पे है। आपको इन तीनों में से एक को, देखो तो छोटे बच्चों का ये प्रोग्राम है नहीं, 3 आपके सामने ऑप्शन है जो आपको चूज करने पड़ेंगे। आपके पास में चौथा ऑप्शन कोई टेबल पे नहीं है। पहला ऑप्शन आपने देखा जो सरकारी कथन भी है और ये ज्यादातर इतिहासकार इसको सपोर्ट करते हैं। इतिहासकार ज्यादातर वही बात बोलेंगे जो सरकार बोलेगी, उनको नौकरियां करनी होती है यूनिवर्सिटी की, तो वो सरकार की लाइन को तोड़ते नहीं है ज्यादातर लोग। तो पहला जो स्टेटमेंट है, जो पहला जो हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट आप कह सकते हैं कि जो ऑफिशियल व्यू है कि नेताजी जिंदा जल के मर गए थे ताइवान शहर में 1945 को, वो आपने उसका विजुअल देखा, ऐसे उनकी डेथ कहा जाता है कि हुई। तो ये उस जमाने में जो उनकी खबर छपी थी उनकी डेथ की वो है। दूसरा ऑप्शन टेबल में जो आपके पास में जो दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका प्लेन क्रैश था, दूसरा ऑप्शन आपका जो होगा भारत की सबसे बदनाम कंस्पिरेसी थ्योरी, भगवान ना करे ये सच हो, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ, खुल करके लोग इसको बोलते आए, खुल करके प्राइवेटली पॉलिटिशियंस, इंटेलिजेंस के लोग, मीडिया के लोग, सब लोग खुला। इनफैक्ट जब मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी आज से 20 साल पहले, लोगों ने मुझे डिस्करेज किया कि तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो इस पे। सारी दुनिया जानती है कि साहब ये तो नेताजी तो मरे नहीं थे प्लेन क्रैश में, वो तो रूस में थे, उनको वहां पंडित जी ने मरवा दिया और वो स्टालिन ने उनको मार दिया। मैं इतनी आसानी से आप कैसे बात बोल सकते हैं, इतना बड़ा एलिगेशन किसी पे लगा रहे हैं आप लोग। लेकिन ये दूसरी थ्योरी है
और भगवान ना करे सच हो, और ये जो आपके सामने खबर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स में छपी हुई है, आपको जितनी चीजें मैं दिखाने वाला हूँ कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, सारे बड़े बड़े अखबार, सरकारी रिकॉर्ड भारत के और विदेश के। यहाँ मैं कोई आपको टैबलॉइड की कहानी सुनाने के लिए नहीं आऊँ यहाँ पे। तो ये भगवान ना करे सच हो, लेकिन पहला व्यू नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई थी, और दूसरा व्यू है कि नहीं प्लेन क्रैश में वो डेथ नहीं हुई थी, वो रूस में थे और उनको वहां उनको मार दिया गया। तो भगवान ना करे सच हो, ये इस बात को खुल्लम खुल्ला जनरल जीडी बख्शी अपने सुब्रमण्यम स्वामी पब्लिकली टीवी पर पता करते हैं। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन जो टेबल पे आजकल निकल के आ रहा है वो ये है कि साहब नेताजी ना ताइवान में मरे थे प्लेन क्रैश में, ना उनकी रूस में हत्या हुई थी, वो तो भारत में आ गए थे, साधु वेश में थे और अंदर में जाकर उनकी डेथ हुई 85 में। तो ये तीसरा ऑप्शन आपके पास है। तो ये हम ये देखना है, जजमेंट हमें ये लेना है एविडेंस के बेस पे कि इन तीनों में से कौन सी स्टोरी ठीक है, कौन सा किसकी स्टोरी पे एविडेंस है। तो जो चीज मैं आपको बताने आ रहा हूं यहाँ पे, हमें कॉमन सेंस यूज करना है। अगर ये साबित हो जाता है कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में ताइवान में हुई थी, ऑटोमेटिकली वो आदमी वहां खत्म हो जाता है, तो वो किसी हालत में जिंदा होकर फिर नहीं मारेगा रशिया में आकर। और अगर ये साबित हो जाता है कि साहब वो रूस में मारे गए थे, भगवान ना करे कल को ऐसी खबर निकल के आती है, रशिया वाले सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल करा दे, मान लीजिए कि ऐसा कुछ होता है जो लोग दावा कर रहे हैं कि उनकी डेथ वहां पे हुई थी, तो मान लीजिए कि अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट निकल के आ जाते हैं और कंफर्मेशन हो जाती है कि साहब वो तो रशिया में थे, तो जो आदमी सन 53 में रशिया में जाके मरा हो वो ताइवान में नहीं मर सकता सन 45 में, और वही आदमी सन 85 में नहीं मर सकता, क्योंकि जो आदमी मर चुका है 53 में वो कैसे जिंदा होकर मर जाएगा आगे इंडिया में। उसी तरीके से सेम लॉजिक में अगर ये साबित हो जाता है कि भारत में 70, 75, 85 में लोगों ने उनको देखा है और वो जहाँ जीवित थे भारत में थे, तो वो आदमी रूस में नहीं मर सकता, वो आदमी ताइवान में नहीं मर सकता। तो हमको ये यार्डस्टिक के बीच में रहना है। और ये जब इसमें हम आगे कहानी, तो इसमें से इन तीनों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ठीक हो सकता है। तो और इसमें हम जब ऑप्शन चूज करेंगे कि हम कौन सा एविडेंस किसमें जाए, हम लोग, मैं आपको सामने यहाँ पे एविडेंस की बात करने आया, मैं वो लेक्चर नहीं देता हूँ, मैं आपको एविडेंस दिखाता हूँ आपके सामने, तो आपको एविडेंस दिखाने वाला हूँ, सिर्फ एविडेंस नॉर्मली हम लोग देंगे उस तरह का एविडेंस, अगर आप में से कोई वकील है जो कोर्ट कचहरी में प्रेजेंट कर सके तो ज्यादातर वही होगा। लेकिन कुछ ऐसा कई बार ऐसा एविडेंस भी होता है जो कोर्ट कचहरी के सामने तो जाने के लायक नहीं होता, लेकिन आप जानते हैं और मैं जानते हैं कि ये बिल्कुल सच है। जैसे फॉर एग्जांपल गांधी जी ने ये कई बार स्टेटमेंट दी है कि सुभाष बोस नहीं मरे हैं प्लेन क्रैश में, वो जीवित हैं, आप वापस हैं। गांधी जी ऐसी बात बिना जाने समझे नहीं बोल सकते, उनके कॉन्टैक्ट बहुत जबरदस्त लोगों के साथ होते। इस चीज को लेके इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स अवेलेबल है। तो अब आप मुझसे पूछेंगे ये क्या इसको हम कोर्ट में लेके जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि गांधी जी ने ये कभी स्टेटमेंट किसी कोर्ट या कमीशन के सामने नहीं दी है, इसलिए ये स्टेटमेंट और ये क्लेम लीगली टेनेबल नहीं है। लेकिन आपको समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि अगर महात्मा गांधी ऐसी बात बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण होगा। हम लोग कोर्ट कचहरी में नहीं पड़ेंगे, हम लोग एक साधारण लोग हैं जो हम देख रहे हैं कि एविडेंस कहाँ मैच कर रहा है, कहाँ मैच नहीं कर रहा। तो कोशिश हमारी, मेरी इस पूरी प्रेजेंटेशन होगी कि आपको मैं वो एविडेंस दिखाऊंगा जो लीगली एडमिसिबल है, लेकिन अगर उसके दायरे से बाहर भी जाऊंगा तो एविडेंस इस कैटेगरी का होगा कि जहां हम कानून के तौर पे साबित नहीं कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपको दिखाई नहीं देगा कि साहब ये बात सच है, उसके झूठ होने का तो कारण नहीं है। अब बिलीफ और हियर से जो है ना एविडेंस नहीं है, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हमारे को आती है रिसर्च के अंदर, और ये खासकर तब आती है जब कोई बहुत बड़ा आदमी होता है, बड़ा मशहूर आदमी होता है, मशहूर है मीडिया के अंदर। जैसे एक बहुत लोग बोलते हैं कई बार कि साहब ये मेरे पिताजी आईएमए में थे, मेरे पिताजी ने बोल दिया कि नेताजी की डेथ हो गई, मेरे पिताजी आईएमए में थे, उन्होंने कहा कि नेताजी की डेथ नहीं हुई थी। इन दोनों कथन का कोई मीनिंग नहीं है। आईएमए के अंदर लाख लोग थे, अनलेस अनटिल आपके पिताजी उस प्लेन क्रैश की घटना के गवाह ना हो, उनके बोलने से कुछ नहीं फर्क पड़ता किसी को। हाँ वो ठीक है, मशहूर आदमी है, वो स्टेटमेंट कर रहा है, मीडिया बाइट ले लेगा, लेकिन उसके कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो व्यक्ति ये ना बोले कि हाँ मैं उस समय पे उस टाइम पे वहां पे मौजूद था, जिसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हियर से और बिलीव, लेकिन होता क्या है, खासकर मैं मीडिया से आता हूँ, होता क्या है कि मीडिया में चलता है ना कि कोई बड़ा मशहूर आदमी कोई बात बोल दे तो सारी दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है, जबकि वो उसका बिलीफ है, उसका बिलीफ, उसका मानना, मेरा मानना ये है, वो सच नहीं हो सकता ना। मैं वो मेरा मानना है, वो मेरा बिलीफ है, मेरा बिलीफ एविडेंस नहीं हो सकता, शायद हो लेकिन नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को आप मेरी प्रॉब्लम समझिए, मैं रिसर्चर हूँ, मेरा काम ये देखना है कि किस चीज में एविडेंस, किसमें एविडेंस नहीं है। जैसे ये एक स्टेटमेंट है जो नेताजी के किसी फैमिली के आदमी ने स्टेटमेंट दी है कि नेताजी को गुमनामी बाबा बताना नेताजी की बेइज्जती करना, इंसल्ट करना। बिल्कुल आप देखेंगे, आपको लगेगा हाँ ये तो बहुत ठीक बात कह रहा है,
नेताजी कहाँ से कोई साधु बाबा बन के बैठ जाएंगे। लेकिन आप मेरी प्रॉब्लम समझिए एज ए रिसर्चर, ये स्टेटमेंट किसी आदमी ने, नेताजी के परिवार के आदमी ने लंदन से मीडिया में, वो खुद पॉलिटिशियन है बाय द वे, लेकिन उस आदमी ने ये स्टेटमेंट मीडिया में दी है। मैं इसको इंपॉर्टेंस दूं या फिर मैं इसको इंपॉर्टेंस दूं? आपको पता है कि नेताजी की डेथ को लेकर भारत सरकार मजबूरी में पब्लिक प्रेशर में आकर के कमीशन कमेटी बिठा चुकी है, और उसमें से एक कमीशन बैठा था 1970-74 के बीच में, खोसला कमीशन। कमीशन ऑफ इंक्वायरी में क्या होता है कि कमीशन के सामने अलग अलग वकील आते हैं, अलग अलग पार्टीज होती हैं, और वो पार्टीज अपना स्टैंड अपने वकीलों के थ्रू जज को बताती है कि ये हमारा मानना है, ये हमारा स्टैंड है। तो नेताजी के ये जो व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, एमपी मजूमदार, ये नेताजी के परिवार का वकील था और बंगाल का फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी था, बड़े जाने माने फ्रीडम फाइटर भी थे, बैरिस्टर थे लंदन ट्रेड। तो मेरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि सुनने में तो कानों में ये अच्छा लगता है कि साहब नेताजी का फैमिली का कोई आदमी स्टेटमेंट दे रहा है लंदन से कि सुभाष बोस को किसी बाबा को बताना, उसकी बेइज्जती कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि सन 73 के अंदर नेताजी के परिवार ने खोसला कमीशन के सामने अपने ही वकील के थ्रू ये गवाही दी है रिकॉर्ड पर कि नेताजी जीवित है और बाहर नहीं निकल सकते। तो मैं एक रिसर्चर के तौर पे ये फंस जाता हूँ कि मैं किसकी बात मानूं। ऑब्वियसली मैं इसकी बात मानूंगी कि ये कमीशन के सामने दिया हुआ एक बयान है, ये कोई मीडिया में जाके बाइट नहीं दी किसी ने। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हम लोग डिस्कशन करेंगे, आप शायद मुझसे बाद में सवाल पूछेंगे, आप कृपया करके मुझे ये मत बोलना कि मेरा दिल नहीं मानता, मेरे को अच्छा लगता है। मेरे दिल मानने की बात नहीं है, आपको बड़ी कूलली ये देखना है कि इसमें एविडेंस किसमें है, उसमें नहीं। आप वो सारा जजमेंट वैसे करेंगे। प्लेन कैश चोरी, नेताजी की प्लेन कैश चोरी क्या है, क्या कहानी है? देखिए, आपको मालूम भारत से गए, जापान की मदद से वो लड़ाई लड़ रहे थे। 7 और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिरते हैं। 15 अगस्त 1945 को जापान अनाउंस करता है कि हम सरेंडर कर देंगे अमेरिकियों को और अंग्रेजों को। और जब वो अनाउंसमेंट की बात होती है तो नेताजी कोई सिंगापुर के आसपास नहीं होते, और वहां से ही कहा गया कि सुभाष बोस और उनके कुछ चुनिंदा साथी साथ में मिलकर के वो चल पड़े टोक्यो की तरफ को, और इंटेंशन ये था कि वो टोक्यो जाएंगे और टोक्यो जाके जापान के टॉप लीडर से बातचीत करेंगे कि हम आजाद हिंद सरकार जो है, ज्यादा लोग नेताजी को बोलते हैं नेताजी आईएनए के लीडर थे, नेताजी आईएनए के लीडर नहीं थे, नेताजी आजाद हिंद सरकार के मुखिया थे, उसके प्रधानमंत्री थे। उसी आजाद हिंद सरकार का जो मिलिट्री विंग है उसका नाम था आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। तो उनको फैसला लेना है कि लाखों लोग उनकी कमांड में हैं, बहुत सारे, आईएनए और आजाद हिंद सरकार का सरेंडर कब कहां कैसे करेंगे वो डिस्कशन करना था उनको। तो ये इंटेंशन दिमाग में लेके कि आईएनए का सरेंडर कब कहां कैसे करना है, ये इंटेंशन दिमाग में लेकर के वो टोक्यो की तरफ को रवाना हो गई। तो ये कथन है सरकारी ऑफिशियल व्यू है उनकी डेथ का। लेकिन रास्ते में वो कहते कि आप बीच में एक जगह थी आजकल जिसको ताइवान का डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, ताइवान सोंगचेन डोमेस्टिक एयरपोर्ट, यहाँ पे उस जमाने में ये आज की फोटो है, ऑब्वियसली ये पुराना फोटो नहीं है। तो एक मुसामा एयरफील्ड था, वहां पे जब वो टोक्यो जाते जाते 18 तारीख की दोपहर को ये जहाज यहाँ पे लैंड किया, और थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा लंच का ब्रेक था वहाँ पे, और वहाँ पे वो जहाज उड़ता है, उड़ने के बाद जैसा आपने देखा फिल्म के सीन में कि वो प्लेन क्रैश हो गया, उसमें उनकी डेथ जाती है। तो वो घटना कहते हैं ताइवान में ताइपे शहर में यहाँ घटी थी। ये फोटोग्राफ उनके नेताजी के डेथ प्लेन क्रैश की मलबे की है, प्लेन क्रैश के बाद जापान में ली थी, और ये उनकी डेड बॉडी की फोटोग्राफ है। नेताजी के साथ में उस टाइम पे कुछ जापानी थे, और एक उनका एडीसी हबीबुर रहमान उनके साथ में था। तो वहाँ पे फिर जब ये डेथ हो जाती है रात को, तो पहले उनका प्लान होता है कि किसी तरह से नेताजी के शरीर को वहाँ पे तो सिंगापुर लेकर जाया जाए, लेकिन सिंगापुर लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, लड़ाई खत्म हो गई थी, बहुत हालात बहुत अलग किस्म के थे उस जमाने में, आपको शायद सोचना मुश्किल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था और उसमें ये बातें घटना घट रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं, अब टाइम लग रहा है, कोई जहाज नहीं मिल रहा, तो यहीं पे क्रिमेशन करो। तो वहीं पे 2 दिन के बाद में उनका क्रिमेशन वहाँ हो गया, हबीबुर रहमान उसके इंचार्ज में थे। और ये फोटोग्राफ हबीबुर रहमान की है जो वहाँ पे अस्थि कलश नेताजी का क्रिमेशन के बाद में जो उनके साथ में हॉस्पिटल में रखा हुआ है। और ये सितंबर के पहले महीने में 1945 में हबीबुर रहमान को उन्होंने टोक्यो भेज दिया, और टोक्यो में जाकर के उसने अस्थि कलश हवाले कर दिया जापान के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के। उन्होंने 2 भारतीयों को पकड़ाया, और इन 2 भारतीयों ने जाकर के ये जापान में टोक्यो में रंकोजी टेम्पल नाम की जगह है, इस रंकोजी टेम्पल में जाकर उन्होंने अस्थि कलश को रख दिया, नेताजी की हड्डियां जिसमें कहा जाता है। और ये अस्थि कलश वहाँ पे अभी भी पड़ा हुआ, ये अभी रिसेंट की फोटोग्राफ है, यहाँ पे मेरा मित्र वहाँ गए थे तो वहाँ की फोटोग्राफ। तो आप मुझसे बोलने के बाद जब ये सारी बात इनफैक्ट बहुत डिटेल में अवेलेबल है, क्या चोट लगी, ये हुआ, मतलब क्योंकि जितने लोग उनके साथ में नेताजी के थे उनकी इंटरोगेशन वगैरह हुई है बाद में जाकर के,
तो हम लोग इसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, मतलब ये डिस्प्यूट करने वाली बात है क्या? जब सरकारी कथन है और ये सब डिटेल्स अवेलेबल है, आपको मैंने प्लेन का मलबा दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। तो पहली प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये भारत के लोगों ने कभी डिस्प्यूट नहीं किया उस जमाने में। हमारे भारत के लोग बहुत सिंपल किस्म के लोग थे और अभी भी बहुत सिंपल हैं। उस जमाने में तो बहुत ही सिंपल लोग थे। आप बात कर रहे हैं सन 45 की, मतलब ये तो वो वाली बात हुई ना कि अगर आज हम लोग बोले कि हम कटक से 50 किलोमीटर दूर किसी गांव में चलते हैं और गांव में जाकर डिस्कशन करते हैं कि रॉ जो हमारी है फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी वो कैसे काम करती है, वो बेचारे गांव लोग क्या समझ में आएगा? ये बहुत अजीबोगरीब किस्म की कहानी है कि ये एक कॉन्सेप्ट किसी को देना कि कोई आदमी अपनी मौत का नकली नाटक करके, एक नकली स्टोरी प्लांट करके कहीं भाग सकता है, ये कॉन्सेप्ट हर एक के दिमाग में नहीं घुसेगा। और खासकर तब आप बात कर रहे हैं, आप तो बहुत यंग है, 1990 से पहले हमारे देश की हालत क्या थी हमको पता है। अब तो आप लोग जो खासकर यंग लड़के लड़कियां कि आपके पास मोबाइल फोन आ गए, आपको बहुत चीजें मालूम है। हम लोगों ने क्या दिन देखे हमको पता है कि देश पूरा का पूरा बैकवर्ड था, कोई आपका नेटवर्क जानने का कोई जगह नहीं था। तो ये आप बात कर रहे हैं सन 45 के जमाने की, भारत के लोग। तो जब ये खबर आती है कि नेताजी की डेथ हो गई, लोगों ने तो रोना पीटना शुरू कर दिया। पंडित जी रोए हैं मोटाबाग में, गांधी जी ने झंडा नीचे कर दिया, सुभाष बोस की फैमिली रो रही है। तो भारतीयों को कोई डाउट नहीं हुआ था। ये पकड़ने वाले जो थे वो थे अंग्रेज और अमेरिकन, जो बहुत उस टाइम बहुत साथ थे। तो जब ये खबर आती है कि साहब ये डेथ हो गई है, तो उस जमाने में ये फील्ड मार्शल आर्चिबल्ड बेवल हमारा वाइसरॉय था, उसने अपनी डायरी में लिखा कि ये तो अंडरग्राउंड हुआ, ये आदमी, मैं इसको नहीं मानता। क्योंकि अगर सुभाष बोस 18 अगस्त सन 45 को नहीं मरते, वो अगले 5-6 दिन में अंग्रेजों के हत्थे चढ़ने वाले थे। एक आपका दुश्मन जिसके आप खून के प्यासे हैं, आप उसको ढूंढ रहे हैं 5-7 साल से, जैसे ही आपके हाथ में आने का टाइम आया वो आपके हाथ से निकल गया। तो उसकी इंस्टिंक्ट मिलिट्री वाला आदमी था, वो फील्ड मार्शल था, उसने कहा नहीं ये तो बात ठीक नहीं है, मुझे डाउट है कि आदमी की इसकी जो ये खबर विश्वास हम नहीं करते। और भी कारण थे, जैसे कि उनकी 18 अगस्त को डेथ बताई जाती है, लेकिन जापानियों ने 5-6 दिन के बाद खबर रिलीज करी है, 5 दिन के बाद। तो उनको डाउट हो गई कि 5 दिन तक क्यों आप इसको इंफॉर्मेशन क्यों आप होल्ड करके बैठे हैं आप लोग। तो फिर उन्होंने, जब उनको डाउट हुआ तो उन्होंने कहा कि हम इसकी ऑब्वियसली इंक्वायरी करेंगे। जिसको इंक्वायरी करने के लिए उस जमाने में सबसे बढ़िया टीम थी इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो आईबी और मिलिट्री के लोगों को लेकर के एक टीम बनाई गई जिसका नाम था कंबाइंड सेक्शन। और कंबाइंड सेक्शन के इंचार्ज थे डब्ल्यू मैकराइट, और उसमें अलग अलग पुलिस के और इंटेलिजेंस के अफसर जिनकी एक्सपर्टीज थी या तो सुभाष बोस या इंटरोगेशन करना और मतलब जो सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करना, जो लोग इस चीज के एक्सपर्ट थे। तो उसका फिनी उसका इंचार्ज था, उसका मैकराइट उसका इंचार्ज था, और वो आईबी का नंबर 2 था उस जमाने में। और उसके बाद में आपका ये फिलिप फिनी उस जमाने के बंगाल पुलिस का चीफ था, आईबी का आदमी था। राय बहादुर बख्शी, बद्रीनाथ, ये सारे सुभाष बोस को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे थे। ये लोग इंटेलिजेंस के लोग थे, साथ में मिलिट्री के और लोग थे। और इन लोगों में जो कंबाइंड सेक्शन की जो टीम बनी है, उसके अंदर आपके बहुत सारे जो और इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं अमेरिकन के द्वारा या और यूनिट्स के द्वारा, ये लोग सब रिपोर्टें इन लोग के पास में आनी शुरू हो गई। तो नेताजी की डेथ की इंक्वायरी की जो मेन इंक्वायरी की है वो कंबाइंड सेक्शन, जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत यहाँ पे हुई थी। और बहुत से लोग ये आजकल, खासकर वो लोग जो मीडिया में स्टेटमेंट देते हैं कि साहब मैं तो लंदन में गया था, लंदन में मैंने कोई रिकॉर्ड देखा, नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई। ये ओरिजिनल फाइल दिल्ली के नेशनल आर्काइव में पड़ी हुई है, ओरिजिनल फाइल साइंड कॉपीज इसकी। मैं लंदन के आर्काइव में भी गया हूँ, वहाँ पे उसकी 1-2 कॉपीज होंगी, कुछ एक डॉक्टर रिकॉर्ड्स की। लेकिन सुभाष बोस की डेथ पे सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे प्रिसाइज और डिटेल्ड इंक्वायरी जो थी वो कंबाइंड सेक्शन की थी। और कंबाइंड सेक्शन की ओरिजिनल फाइल जो है वो दिल्ली के नेशनल आर्काइव में, क्योंकि ये इंक्वायरी भारत का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है उसने करवाई थी। हाँ, उसमें करवाने वाले सारे अंग्रेज और अंग्रेजों के जो ये बद्रीनाथ टाइप लोग थे, ये उसके अंदर बहुत है। तो जब इन लोगों ने ये इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो इनको बहुत टाइम नहीं लगा समझने में कि पूरी की पूरी स्टोरी जो आपको बताई जा रही है कि नेताजी मर गए, ये हो गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं हियर से, सुनी सुनाई बात। जैसे मैंने आपको नेताजी की डेड बॉडी दिखाई थी, अब इससे क्या साबित होगा इस सुभाष बोस की डेड बॉडी है? तो आदमी आपको नहीं मिला, आपकी डेड बॉडी आपको नहीं मिल रही है, डेड बॉडी की फोटोग्राफ नहीं है, आप डेथ कैसे साबित करोगे? तो ऐसे उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए एक के बाद एक। इनफैक्ट उन्होंने तो लोग के इंटरोगेशन किए जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, और इंटरोगेशन के बाद में जब भी उन्होंने इंटरोगेशन किया एक के बाद हर एक आदमी का, अगर आपके सामने मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, मैं आपको रात को 2 घंटे बैठे रोटी खिलाता हूँ, आप पूरी जिंदगी नहीं बोलोगे कानून सर यहाँ पे आया था 2 घंटे हमको ये बोल के गया। छोटी छोटी बातें आप भूल जाएंगे कि शायद ये उन्होंने कपड़े का पहने थे, गर्मी थी कि सर्दी थी, लेकिन मोटी मोटी बात कोई भूलता नहीं। और खासकर अगर आंखों के सामने इतना भयानक दृश्य आपको देखने को मिले कि एक वीआईपी आपके सामने जिंदा ना, भगवान ना करे, जिंदा चल के मर जाए, ऐसी घटना को आप कभी नहीं भूल सकते, आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी
प्रॉब्लम ये हो रही है कि जिन लोगों ने कहा कि हमने ये डेथ को होते देखा, जब उनकी इंटरोगेशंस हो रही है, उनके बारे में उनसे रिपोर्टें ली जा रही हैं, वो जब भी मुंह खोलेंगे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहे। खासकर वो जो हबीबुर रहमान था, जो उनका एडीसी था, उसने जब भी उसने मुंह खोला इस केस में, उसने कोई ऐसी बात बोल दी जो पहले नहीं बोली थी और अपनी कंप्लीटली अलग बात बोल दी। पहली बार उसने बोला कि साहब मुझे नहीं मालूम सुभाष बोस जहाज से कैसे निकले। दूसरी बार कहता जी मैं निकाल के लाया था। फिर वो जापानी साहब आ गए, जापानी कहता जी मैं निकाल के लाया था। तीसरा कहता जी मैं निकाल के लाया था। तो ये बातें कुछ हजम नहीं हुई, तो इनको डाउट हो गया कि इसमें प्रॉब्लम हो रही है। अब जैसे ये आपको मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये कंबाइंड सेक्शन की रिपोर्ट है, ये दिल्ली की हबीबुर रहमान की इंटरोगेशन की। तो ये उसमें डाउट दिखा रहे हैं कि साहब ये आदमी सच नहीं बोल रहा। और ये रिपोर्ट आती है मार्च 1946 की जाकर के, अब बहुत टाइम के बाद। तो जब ब्रिटिश इंटेलिजेंस को, इन लोगों को, कंबाइंड सेक्शन को, इन लोगों को जब लगा कि ये डेथ की स्टोरी शायद ठीक नहीं है, झूठ है, तो उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट से पूछा कि तुम्हारा स्टैंड क्या है। ये जो प्लेन क्रैश हुआ था ताइपेन ताइवान में, वहां पे यूएस आर्मी का कब्जा हुआ था 1945 में लड़ाई खत्म होने के बाद में, और जापान के अंदर भी कब्जा अमेरिकन आर्मी का था। तो अमेरिकन यूएस आर्मी ने ही नेताजी की डेथ पे इंक्वायरी स्टार्ट की थी। हबीबुर रहमान को अरेस्ट करने वाली यूएस आर्मी थी। उसका पहला इंटरोगेशन यूएस आर्मी ने किया, उसके बाद में उसको हैंडओवर किया हमारे यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारा स्टैंड क्या है। तो ये आपका बन जाता है पहला रीजन कि जिन लोगों ने नेताजी की डेथ की इंक्वायरी की उनका स्टैंड क्या है। तो ये स्टैंड, और ये जो डॉक्यूमेंट आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये अभी ऐसा नहीं कि ये पिछले पंडित जी के टाइम से अवेलेबल है। ये कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं, सरकार सब छुपा के बैठी थी। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने यहाँ वहां से करके ये हमारे हाथ अब चढ़ा है। अगर ये माल मता पहले निकल जाता तो ये सारा कंट्रोवर्सी ये सन 52 में खत्म हो जाती, लेकिन सरकार दबा के बैठी थी। चक्कर में सारा का सारा केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब जैसे ये अपना जो ये जब उन्होंने पूछा, तो ये अमेरिकन गवर्नमेंट का आंसर आ रहा है जून 1946 का। देखिए, जैसे आपने सुना होगा हमारे संजय गांधी जी की डेथ हुई थी, माधव सिंधिया जी की डेथ हुई थी। अब उसमें किसी को कोई डिस्प्यूट नहीं है कि संजय गांधी जी एयरपोर्ट में आए, लोगों ने देखा। संजय गांधी जी जहाज में बैठ गए, लोगों ने देखा। जहाज ऊपर गया, अनफॉर्चुनेटली जहाज क्रैश हो गया। पुलिस, फायर ब्रिगेड वाले भागे वहां पे। संजय गांधी जी की बॉडी रिकवर हुई। तो ये पूरा चेन ऑफ एविडेंस में किसी को डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन नेताजी की पूरी डेथ की कहानी हियर से बेस्ड थी, कोई एविडेंस नहीं था, ना डेड बॉडी, ना फोटोग्राफ, नथिंग। तो इसलिए जब इन्होंने अमेरिकन से पूछा कि तुम्हारा स्टैंड क्या है, तुम्हें तो मालूम होगा, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने आंसर इनको दिया है कि देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस दैट सुभाष चंद्र बोस वाज किल्ड इन अ प्लेन क्रैश, कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तो पहली चीज आप ये दिमाग से निकाल दो, नेताजी के मरने की कहानी ऐसे नहीं है कि जैसे माधव सिंधिया की डेथ हो गई। इसमें कभी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। और ये बोलने वाले कौन है? अमेरिकन, जो वहां पे उस टाइम पे पहुंचे थे, नंबर 1। उसके बाद में हम जंप मारते हैं 1962 में। 1962 में नेताजी के परिवार में प्रधानमंत्री नेहरू को कन्फ्रंट किया इशू के ऊपर और उनसे पूछा कि नेताजी के मरने का डायरेक्ट प्रिसाइज प्रूफ दीजिए हमारे पास। पंडित जी नेताजी के दोस्त थे, पंडित जी वकील थे बहुत बड़े, और पंडित जी सुभाष बोस के दोस्त भी थे। तो वो उनको ये एडमिट करना पड़ा ऑन रिकॉर्ड पे, देयर इज आई कैन नॉट सेंड यू एनी प्रिसाइज एंड डायरेक्ट प्रूफ। तो पहले आपको अमेरिकन से मना कर दिया, फिर भारत के प्रधानमंत्री ने मना कर दी कि कोई डायरेक्ट प्रिसाइज प्रूफ नहीं है। तो कोई भी आदमी कल को आपको इस तरह की बातें बोलेगा कि साहब मेरा नाम ये है, मैं तो हार्वर्ड में पढ़ाता हूं करके, पहली बात दिमाग में रखो कि सुभाष बोस की डेथ का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं था कभी भी। ये बात अमेरिकन और हाईएस्ट लेवल पे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, नंबर 1। अब हम आते हैं एकदम से आज से 20 साल पहले, जैसे आज हम लोग नेताजी के 125th मना रहे हैं। आज से 25 साल पहले नेताजी के 100 साल पूरे होने वाले थे और देश के 50 साल होने वाले थे। उस दौर में लोगों ने, वो जो लोग ये मानते थे कि साहब कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई है और उनकी अस्थियां वहां पड़ी हैं, अस्थियां लानी चाहिए हमको, तो उन लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि देखो बहुत हो गया, ये बेकार की कंट्रोवर्सी, इतना लंबा आपने खींच दिया, अब तो नेताजी चले गए होंगे, तो अस्थियां जापान से ला करके हम लोग को यहाँ पे अस्थियां लाने का टाइम आ गया। तो जब किसी ने ये बोला कि हाँ ये अस्थियां लाना चाहिए, तो हाई कोर्ट में केस में, यहाँ भी उड़ीसा हाई कोर्ट में भी केस हुआ था और कैलकाटा हाई कोर्ट में भी केस हुआ। तो कैलकाटा हाई कोर्ट में प्रभाशंकर मिश्रा जी वहाँ पे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने केस सुना और प्रभाशंकर मिश्रा जी ने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ा कॉमन सेंस वाला काम किया। देखिए ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के जो जिनको स्पिन डॉक्टर्स कहते हैं इंग्लिश में, जो प्रवक्ता होते हैं, उनको बोलने की बड़ा अच्छा बोलते हैं, तो मीडिया में, टीवी की डिबेट में वो यहाँ की बातें वहाँ की बात कर सकते हैं। लेकिन किसी कोर्ट में और जज के सामने ये बात करना बड़ा मुश्किल है, खासकर तब जब जज को केस में इंटरेस्ट हो। तो उन्होंने सरकार के वकील से पूछा कि तुम्हारा स्टैंड क्या है। तो सरकार के वकील ने ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया कि नेताजी के प्लेन क्रैश में बोलने की बात बोली जाती है, लेकिन इसमें एविडेंस जो है वो क्लियर कट नहीं है और कंट्राडिक्शंस आ रहा है बहुत सारा उसके अंदर। तो ये कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो जस्टिस मिश्रा ने उन्होंने ऑर्डर दिया
कि आप जो है इस पे क्योंकि गवर्नमेंट खुद कन्विंस नहीं है और वो खुद एडमिट कर रही है कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्लेन कैश की थ्योरी में, तो आप इस पे प्रॉपर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाइए। तो ये 1998 में ऑर्डर आता है, आते आते उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में आ जाते हैं। अटल जी के लिए इसको डॉज करना आसान नहीं कि सन 1986 में 85-86 में राजस्थान हाई कोर्ट में एक सिमिलर केस हुआ था नेताजी की डेथ को लेकर, जिसको राजीव गांधी सरकार ने डॉज कर दिया, आंसर तक नहीं दिया। लेकिन अटल जी वैसा नहीं कर सकते थे क्योंकि सन 60 के दशक से वो सुभाष बोस की बातें क्या करते थे। तो दिल्ली में मीटिंग होती है गृह मंत्रालय की, उसमें आपके सोली सराफ जी अटॉर्नी जनरल होते हैं, तो वो उन्होंने फिर फैसला लिया कि हम लोग जो है इस पे इंक्वायरी एक करते हैं इसके ऊपर, इस पे इंक्वायरी बनाए। और जो भारत सरकार का जो रूल है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट को बोला गया चीफ जस्टिस को कि आप एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस की आप सेवाएं लीजिए। तो उन्होंने पहले मैंने सुना था कि जस्टिस थॉमस का नाम कहीं आ रहा था, वो अवेलेबल नहीं थे, तो जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनको चार्ज दिया गया। तो जज भी अलग अलग किस्म के होते हैं, तो ये काफी चुपचाप रहने वाले, ज्यादा किसी से बात करते थे नहीं और टू द पॉइंट बात करते थे जस्टिस मुखर्जी, और बहुत अच्छी फैमिली के रहने थे। तो उन्होंने मुखर्जी कमीशन जो है 1999 में भारत सरकार ने बना दिया। मुखर्जी कमीशन के सामने अब वही कहानी आ रही है कि 2005 फरवरी मार्च में जो उसका आर्गुमेंट सेशन हुआ कि जहां पे सारे वकीलों ने अपने अपना स्टैंड क्लियर किया। तो सरकारी वकील था, उसने मुखर्जी कमीशन के सामने फरवरी मार्च 2005 में ये क्लियर स्टैंड लिया है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। तो इसका मतलब है कि जब जब सरकार को किसी कोर्ट कचहरी में या एक ढंग की आर्गुमेंट में घसीटा जाता है, ये लोग सच को उगल देते हैं। लेकिन जब कहानी आती है कि मीडिया में स्टोरी प्लांट करनी है या कोई स्टेटमेंट देनी है पार्लियामेंट में, तो ये कहानी को घुमा देते हैं। तो वहां उसने एक्सेप्ट करा कि ये प्लेन क्रैश की थ्योरी है। सरकारी वकील का स्टैंड था कि प्लेन क्रैश में सुभाष बोस की कोई डेथ नहीं हुई है। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद में उन्होंने पलटा मार दिया पॉलिटिकल कारणों से। तो ये आपके सामने ये कहानी। तो अब आप मुझे बताइए कि इतने सारे लोग जो बोल रहे हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट गैरी पंडित जी कह रहे हैं, सरकारी वकील कह रहे हैं, तो मेरे जैसा रिसर्चर क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेगा? और मुखर्जी कमीशन ने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि आदमी झूठ बोलता है लेकिन प्रेसिडेंट झूठ नहीं बोलती है। पूरी कहानी नकली कहानी प्लांट की गई। सुभाष बोस कोई टोक्यो नहीं जा रहे थे, उनका प्लान रूस जाने का था, रशिया जाने का था। वो चाहते थे कि उनको एडवाइस की गई कि साहब इस देश में आज़ादी की लड़ाई सिर्फ आप ही लड़ रहे हैं, बाकी लोग तो बैठे हैं जेल में, और अगर आप चले गए तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, तो आपका बचना जरूरी है। और तो रूस एक इकलौता कंट्री जो उनकी मदद करने को तैयार था इनडायरेक्टली। तो वहाँ पे वो मतलब ये अकॉर्डिंग टू ये जो निकल के आ रहा है कि वो रूस जाने का प्लान था और ये नकली कहानी उनकी डेथ की प्लांट की गई और उसी के अंदर उन्होंने ये डिक्लेयर किया आपको डेड, और ये आदमी रूस की तरफ को निकल गया। तो ये मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट में ये कंक्लूजन जो है ये ड्रॉ किया। लेकिन वो ये नहीं बता सके कि साहब वो रूस में क्या हुआ, क्योंकि रूस में वहाँ की सरकार ने और बहुत मदद नहीं की हमारी सच को पता लगाने में। इसी के दौरान ये जब पूरी प्रोसेस चल रही थी, जो ताइवान सरकार है जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ, और बड़ी अजीब सी बात है, अजीब से नहीं आपको समझ में आ रही होगी बात ये कि ये भारत सरकार को पता नहीं क्या एलर्जी है ताइवान के नाम से कि सन 47 के बाद से ये कोई नेताजी की इंक्वायरी ताइवान में नहीं होने देना चाहते। लेकिन इस बार वो इंक्वायरी हुई, मेरा उसमें कुछ हाथ था, मैंने कुछ काम किया जिसकी वजह से इंक्वायरी वहाँ पे हुई। और ये ताइवान गवर्नमेंट का स्टैंड है कि वहाँ कोई प्लेन क्रैश, इनफैक्ट उन्होंने ये लिख के दिया था उनके मिनिस्टर कंसर्न ने कि पूरे अगस्त के महीने में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ यहाँ पे इस इलाके में। एक 200 कुछ आगे जाके हुआ था, लेकिन उसमें अमेरिकन मरे थे, पीओडब्ल्यू बहुत सारे। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने पहला झाड़ दिया। तो आपके सामने अमेरिकन गवर्नमेंट क्या बोल रही है, इंडियन गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ताइवान गवर्नमेंट क्या बोल रही है, तो ये दिखाई दे रहा है। फिर क्वेश्चन आता है कि सर चलो ये अब इधर उधर की बातें छोड़ो, आजकल तो साइंस बहुत एडवांस हो गई है, वो हड्डी का डीएनए टेस्ट नहीं कर लेता। आजकल ये लोग बहुत बातें कर रहे हैं, बड़े नए नए एक्सपर्ट पैदा हो गए कि साहब इसकी हड्डियों का सुभाष बोस की डीएनए टेस्ट करवाओ, क्या जरूरत है आपको बेकार में रिसर्च करवाने की, दूध की मालूम चल जाएगा, दूध पानी का पानी। इसमें आप जरा समझिए बड़े सारे पेंच आ रहे हैं। तो पहला पेंच ये आ रहा है कि जो पहली टेक्निकलिटी है, जो प्रॉब्लम ये होती है, मैं खुद मीडिया में रह चुका हूँ, मीडिया में टाइम नहीं होता किसी के पास में। जो टीवी वाले आएंगे वो आपका एक बाइट लेके छोड़ देते हैं, और जो दूसरे प्रिंट वाले हैं उन बेचारों को 200 वर्ड की स्टोरी लिखनी होती है, 200 वर्ड 300 वर्ड की। जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, कई बार आप जिंदगी की सारी चीजों को 200 शब्दों में नहीं बयान कर सकते। खासकर ये बात कर रहे हैं 70-80 साल पुरानी कहानी, और इसमें 50 इसमें पेज इसमें आ रहे हैं, इसमें ऐसे ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं। अगर आप और मैं आज बैठ के यहाँ पे कटक में हम मान लीजिए हम डिस्कशन करते हैं कि किसी ऐसी इवेंट के बारे में कि यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, तो आपको पता है यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, आपको पता है कि वहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो किसी भी एक्सपर्ट के लिए, किसी भी वक्ता के लिए बोलना आसान है, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीजें जिसका किसी को पब्लिक को मालूम नहीं आज के जमाने में। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम लोग को पहले बताना पड़ता है कि ये घटना थी, ये व्यक्ति थे,
ताकि उसके बाद आपको समझ में आए कि इसका मतलब क्या है इस पूरी चीज का। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें टाइम लगता है, और टाइम क्योंकि लोगों के पास में होता नहीं है। लोग चाहते हैं कि सारी जिंदगी जो है फिल्मों की तरह 2 घंटे में खत्म हो जाए, तो जिनकी फिल्म की 2 घंटे की फिल्म नहीं होती है, जिंदगी में बहुत तेज आते हैं। अस्थियां जो हैं वो हमारे पास में है। उसका मतलब ये कि 1952 में भारत सरकार ने हमारी जो एम्बेसी है वो हड्डियां आपको